हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का एक मॉडल पेपर जो आपको हूबहू एग्जाम पैटर्न पर रहने वाला है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने में आप कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैंने देखा है कि आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ये पूरा आपका 80 नंबर का मॉडल पेपर है, उसी तर्ज पर है जिस तर्ज पर आपका पेपर आता है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सबसे पहला हमारा पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तरों का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब इसी तरह आपके उस पेपर पर लिखा हुआ था, उसी तरह का मॉडल पेपर है। तो पहला प्रश्न है आपका सबसे आज का कि आमाशय में स्रावित अम्ल का नाम है। तो अब सभी को पता है कि आमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। उसी का दूसरा प्रश्न है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान कहलाता है। यानी दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान क्या कहलाता है? तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान कहलाता है आपका सिनेप्स। क्या कहलाता है? सिनेप्स, या इसको बोलते हैं अंतर्ग्रथन। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन, वृद्धि निरोधक या वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन, तो पादप की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है आपका एब्सिसिक अम्ल। कौन सा हार्मोन है? एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? एक संकर संकट में जीन प्रारूप अनुपात होता है। एक संकर संकट के अंदर जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है? तो वो होता है आपका 1:2:1। अगला प्रश्न है आपका, आपतन कोण का मान सदैव होता है। आपतन कोण का मान सदैव होता है तो परावर्तन कोण के समान। यानी आपने पढ़ा होगा परावर्तन का दूसरा नियम, कोण आई बराबर कोण आर। यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र को रंग प्रदान करता है? यानी मानव नेत्र का ऐसा कौन सा भाग है जो नेत्र को उसका रंग प्रदान करता है? तो मानव नेत्र का वह भाग है परितारिका। कौन सा है? परितारिका। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी परपथ में 5 सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो परपथ में बहने वाली धारा का मान होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र होता है हमारा, सूत्र क्या होता है? धारा का सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्या सूत्र होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब क्यू का मान कितना दिया है हमें? 2। टी का मान कितना दिया हुआ है? 5। अब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। क्या आ जाएगा? 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का आपका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अभिक्रिया CuO+H2 तापन की उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में Cu+H2O में अपचायक पदार्थ कौन सा है? यानी अब इस अभिक्रिया के अंतर्गत आपको बताना है अपचायक पदार्थ कौन सा है। तो देखो, अपचायक कौन होता है? अपचायक कौन होता है? जो दूसरों का अपचयन करे और खुद का क्या कर ले? ऑक्सीकरण। अपचायक किसे कहते हैं? जो दूसरे का तो अपचयन करे और खुद का क्या कर ले? ऑक्सीकरण, उसे कहते हैं अपचायक। तो आप देख सकते हो खुद का क्या कर रहा है यहाँ पर? हाइड्रोजन। खुद का तो ऑक्सीकरण कर रहा है, लेकिन जो कॉपर ऑक्साइड है उसका क्या कर रहा है? अपचयन। तो अपचायक कौन हो गया? H2। यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो हरे पादप प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? CO2 गैस का। कौन सी गैस का? CO2 गैस का। अगला प्रश्न है आपका, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, यानी इन चारों में से ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? वो है आपकी पारा यानी मरकरी। अगला प्रश्न है आपका कि मार्स गैस का रासायनिक नाम होता है। या तो आप मार्स गैस बोलो या फिर आप गोबर गैस बोलो, उसका रासायनिक नाम होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन। इसका सूत्र होता है CH4। अगला प्रश्न है आपका, जठर रस की प्रकृति होती है। जठर यानी आमाशय, रस की प्रकृति कैसी होती है? तो आमाशय के अंदर आपको पता है क्या रहता है? अम्ल रहता है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय। कैसी हो जाएगी? अम्लीय। तो जठर रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। अगला प्रश्न है आपका, मानव में भ्रूण का रोपण मादा जनन तंत्र के किस अंग में होता है? मानव में
भ्रूण का रोपण मादा जननेंद्रिय किस अंग में होता है? तो उसका आंसर आपका किसके अंदर होता है? गर्भाशय के अंदर। किसके अंदर होता है भ्रूण का रोपण? गर्भाशय के अंदर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यानी विद्युत चुम्बक बनानी तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? नरम लोहे का। किसका उपयोग किया जाता है? नरम लोहे का। ये हो गया आपके MCQs। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, लार में पाए जाने वाला एंजाइम खाली जगह होता है, कौन सा होता है? टाइलिन बोलो, या फिर इसको एक और नाम देते हैं लारी एमिलेस। क्या देते हैं? लारी एमिलेस बोलो या टाइलिन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति में पाई जाने वाली सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? चांदी, या इसे सिल्वर भी बोल देते हैं। प्रतीक क्या होता है? Ag। मानव में मादा जनन हार्मोन है, मानव में मादा जनन हार्मोन खाली जगह होता है, कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है आपका, कीटों के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम खाली जगह होता है। कीटों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल, या इसे बोलो फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, लेंस की शक्ति का मात्रक खाली जगह होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। अगला प्रश्न है आपका, अमीटर को सदैव परपथ के खाली जगह क्रम में संयोजित किया जाता है। यानी अमीटर को परपथ के कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? तो श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न है आपका, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण खाली जगह द्वारा होता है। अमीबा में भोजन किसके द्वारा अंतर्ग्रहण अंदर लिया जाता है? तो उसका आंसर है पादाब के द्वारा। यानी अमीबा की बारीक संरचना होती है, उभरा हुआ भाग होता है, उभरी संरचना होती है, इसे बोलते हैं पादाब के द्वारा, यानी पादाब। अब अगला प्रश्न है आपके, अगले प्रश्न क्या है? अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जिनका उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति यानी एक लाइन में देना है। पहला प्रश्न है आपका, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया की बात करें तो 3 भाग सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यानी 3:1 में HCl प्लस HNO3 का मिश्रण ही क्या है? एक्वारेजिया। अगला प्रश्न है आपका, आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो उसका आंसर है क्योंकि आयनिक यौगिकों में मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके अंदर क्या होता है? मजबूत आयनिक आकर्षण बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम लिखिए। तो कौन सा है प्रयोगशाला के अंदर संश्लेषित यानी बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक? यूरिया, जिसका सूत्र होता है आपका NH2CO NH2। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? रसायनोवर्तन गति का एक उदाहरण लिखिए। तो रसायनोवर्तन गति का उदाहरण है आपका परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। किसका उदाहरण है? रसायनोवर्तन गति का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राइजोपस में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो राइजोपस में जनन होता है वो आपका बीजाणु समासंग विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आपका अगला कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं R = 2f। ये होता है आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? स्नेल का नियम लिखिए। स्नेल का नियम क्या होता है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग अथवा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। अगर इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है, यानी कोई वैल्यू आएगी आंसर में। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वे एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है? तो इसका कारण है प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक रखने पर दिक्सूचक सुई केवल एक ही दिशा की ओर संकेत करती है, इसलिए नहीं काटते हैं। या फिर काटेंगी तो ऐसा होगा कि वहाँ पर 2 दिशाएं संभव बन जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? ओजोन अपक्षय का एक मुख्य कारक लिखिए। तो ओजोन अपक्षय का मुख्य कारक है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CFC।
अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्नों की अगर बात करें हम तो 50 शब्द सीमा कितनी है इनकी, 50 शब्द तक आंसर लिखना है आपको। तो पहला प्रश्न है आपका क्या, वैधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखिए। तो वैधर्मी ऑक्साइड की बात करें तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लेते हैं, अर्थात जो क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं, वो वैधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यानी आपको नाम से भी स्पष्ट है, वह का मतलब होता है दो और धर्मी का मतलब धर्म, यानी अम्ल और क्षार। पढ़ क्या रहे हैं हम साइंस के अंदर, अम्ल और क्षार, यानी ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं वैधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। एक तो एग्जाम्पल है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कौन सा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र है Al2O3, कौन सा है, Al2O3। दूसरा है जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, यह होता है आपका वैधर्मी ऑक्साइड्स। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है संचारण किसे कहते हैं, संचार से बचाव का उपाय लिखिए। तो संचार की परिभाषा की बात करते हैं तो धातु की सतह का वायु, नमी या रसायनों के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना संचारण कहलाता है। उपाय, पेंट करके। अब बचा कैसे सकते हैं संचार से, तो पेंट करके या तेल का उपयोग करके, ग्रीस लगाकर या यशद लेपन, यशद लेपन का मतलब लोहे की वस्तुओं पर जैसे कि परत चढ़ाकर। उसके बाद क्रोमियम लेपन, उसके बाद एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो अंतर लिखिए। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या लिखना है आपको, दो अंतर लिखने हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके संरचना सूत्र में केवल एक बंध उपस्थित हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका एल्केन। अगर एल्केन की सामान्य सूत्र की बात करें तो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका संरचना सूत्र कम से कम एक बंध या त्रिबंध उपस्थित हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एल्किन, एल्काइन। और एल्किन के सामान्य सूत्र की बात करें तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और एल्काइन की सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, ये होते हैं आपके इनके सामान्य सूत्र और ये होते हैं आपके संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, एस्टरीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखिए। एस्टरीकरण किसे कहते हैं, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किसी अम्ल उत्प्रेरक उपस्थिति में एथेनॉल के साथ कराई जाती है तो एस्टर और जल बनते हैं, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो यह आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH, उसकी अभिक्रिया आप C2H5OH यानी एथेनॉल से कराती हो तो यहाँ से क्या निकल जाता है OH और यहाँ से H निकल जाता है, बन जाता है कि आपका CH3COOC2H5 और H2O, ये होता है आपका एस्टरीकरण। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र के कोई दो कार्य लिखिए। तो पत्तियों, पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब इनके दो कार्य क्या हैं, तो एक तो कार्य आपका गैसों के आदान प्रदान में सहायक और दूसरा कार्य बाष्पोत्सर्जन में सहायक। प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका सम्मिलित कीजिए यानी मिलान करना है। एक साइड तो दे रखा है आपको जीव और दूसरी साइड दे रखा है जीव के जनन की विधि। जैसे कि अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा कौन सा जनन पाया जाता है, सभी को पता है अमीबा के अंदर द्विविखंडन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, द्विविखंडन। उसके बाद प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया के अंदर होता है आपका पुनर्जनन। उसके बाद प्लेज्मोडियम की बात करें तो प्लेज्मोडियम के अंदर होता है बहुखंडन। और बचा क्या आपका ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म में कौन सा जनन, कायक प्रवर्धन। और कायक प्रवर्धन में भी कौन सा, पत्ती द्वारा जनन। कौन सा, पत्ती द्वारा जनन। अगला प्रश्न है आपका पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपका NCERT के अंदर भी चित्र दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। ये आपका पुष्प का नामांकित चित्र जिसमें स्त्री केसर के 3 भाग हैं, वर्तिका और अंडाशय, और पुंकेसर के 2 भाग हैं, परागकोश और तंतु। पुंकेसर होता है आपका नर भाग और स्त्री केसर से नाम से स्पष्ट है कौन सा है, मादा भाग। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका
आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख। ये चित्र एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब में दो अंतर। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरण यदि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब सामान्यतः उल्टा बनता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी एक तो वास्तविक प्रतिबिंब कम बनता है जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें आपस में वास्तव में मिलती हैं, तब बनता कैसा है, उल्टा, और इसे पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। उसी के बाद अगर हम बात करें आभासी प्रतिबिंब की, तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है आपका, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरण यदि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती बल्कि पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या फिर ऐसे मान लो हमें ज़बरदस्ती उनको मिलाना पड़ता है, तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब सामान्यतः सीधा होता है तथा उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये होते हैं आपके वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। अगला प्रश्न है आपका, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम लिखिए। अगला प्रश्न क्या है, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम लिखिए। तो इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी व अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व मध्यमा धारा की दिशा इंगित करे तो अंगूठा पर लगने वाला बल अर्थात उसकी गति की दिशा को इंगित करता है। अंगूठा किसको करता इंगित, फ्लेमिंग के बाएं हाथ अंगूठा किसको दर्शाता है, तो चालक पर लगने वाले बल या उसकी गति की दिशा को दर्शाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित दो युक्तियों के नाम लिखिए। तो जब किसी प्रत्योत से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जूल के नियमानुसार, अब जूल का नियम क्या है, जूल का नियम है H=I²RT। ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे प्रतिरोध तार गर्म हो जाता है और ऊष्मा देने लगता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित प्रमुख युक्तियाँ विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत केतली आदि हैं। ये आपकी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित दो युक्तियाँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट में क्या अंतर है। तो जैव निम्नीकरण की बात करें तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे पादप और जंतु अपशिष्ट या किचन में फलों और सब्जियों के छिलके। अजैव निम्नीकरण पदार्थ की बात करते हैं तो ऐसे पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो किसी अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को किसी क्रियाकारी पदार्थ से विस्थापित करना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, जिंक प्लस CuSO4, तो जिंक कॉपर को हटा देता है, बना क्या देता है, ZnSO4 प्लस Cu। ये होती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। अब इसी का अथवा का प्रश्न है कि निम्न अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। पहली अभिक्रिया कौन सी आपकी, संयोजन और वियोजन। दूसरी कौन सी है, ऊष्मक्षेपी और ऊष्म शोषी। तो संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं तो जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो कोयले का दहन यानी C+O2 = CO2। यानी संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोग, योग यानी जुड़ना। अगले प्रश्न इसी का है संयोजन या वियोजन की बात करते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों या यौगिकों में विघटित हो जाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट आपका विघटन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। अब अगला प्रश्न था आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्मशोषी में अंतर। तो ऊष्माक्षेपी की बात करें तो ऊष्माक्षेपी में अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनके संपन्न होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे N2 और H2 मिलकर बनाते हैं NH3 यानी अमोनिया, तो वो कौन सी अभिक्रिया आपकी, ऊष्माक्षेपी। ऐसी अभिक्रिया जिनमें संपन्न होने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है
ऊष्मा शोषी विक्रिया कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो HI को आप तोड़ोगे तो उसके लिए आपको ऊर्जा देनी है, तो वो जाके H2 और I2 में टूटता है। अगला प्रश्न है आपका 17 का पहला, यानी 17वां प्रश्न है, तो उसका पहला प्रश्न है आपका अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम एवं कार्य लिखिए। दूसरा है इसी का मानव में संकटकालीन हार्मोन का नाम एवं कार्य लिखिए। और पहले प्रश्न की बात करते हैं, अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो होता है इंसुलिन। अब इसका कार्य क्या है, तो कार्य इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कम होने से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज हो जाती है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन हार्मोन ही करता है। यानी इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन। कार्य का इसका रक्त के अंदर इंसुलिन की मात्रा का नियंत्रण करना। अगर इंसुलिन कम होता है तो रक्त के अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती, वो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि आपको डायबिटीज हो जाती है। और संकटकालीन हार्मोन की बात करें तो एड्रीनलिन हार्मोन है। कौन सा है, एड्रीनलिन। इसका कार्य क्या है, तो एड्रीनलिन हार्मोन मुख्य रूप से हृदय पर प्रभाव डालता है, जिससे हृदय तेजी से धड़कने लगता है और पेशियों में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पहुंचाना शुरू करती है, जिससे पेशियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। संकटकालीन हार्मोन मुख्यतः किस प्रकार करता है, हार्ट पर, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पहुंच जाती है, जैसे पेशियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं और जल्दी जल्दी काम करने लगती हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण लिखना है और उसकी परिभाषा। किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम उनके कार्य लिखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं की। तो संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण किए गए उद्दीपनों को संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक लेकर जाना, तुरंत ही उसका प्रत्युत्तर चालक तंत्रिकाओं द्वारा पेशियों, ऊतकों या अंगों में लाकर उसे उत्तेजित करने की क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्वादिष्ट भोजन देखने पर मुंह में लार आना। स्वादिष्ट भोजन देखते ही मुंह में क्या आ जाती है, लार। दूसरा प्रश्न है आपका पादप हार्मोन। दो पादप हार्मोन की बात करें तो एक तो लिख रखा है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन। ठीक है, तो यह वृद्धि हार्मोन है जो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। जिब्रेलिन की बात करें तो यह भी वृद्धि हार्मोन है, तने की लंबाई में वृद्धि करता है। तो देखो, ऑक्सिन क्या करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, लेकिन जिब्रेलिन क्या करता है, तने की लंबाई में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है लिंग निर्धारण की क्रिया विधि को आरेख द्वारा समझाइए। तो आपको पता है मादा के अंदर गुणसूत्र होते हैं एक्स और एक्स, नर के अंदर होते हैं एक्स और वाई। तो आप इसका क्रॉस कराओगे, संकर्ण कराओगे युग्मक बनाकर, तो आपको पता है कि संतति के अंदर आपको 50% गर्ल्स और 50% बॉयज देखने को मिलते हैं। यानी संतति में नर और मादा संतति उत्पन्न होने की जो संभावना है वो कितनी है, 50-50% है। अब ऐसा क्यों है, तो इसका विवरण देखते हैं। तो नर में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं, अर्थात दोनों लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, जबकि मादा में दोनों लिंग गुणसूत्र समान यानी XX होते हैं। यानी पुरुषों में दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। आधे शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है, जबकि आधे शुक्राणु में Y गुणसूत्र होता है। ठीक है, अब स्त्री केवल एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें X गुणसूत्र होते हैं। जब X गुणसूत्र शुक्राणु अंडाणु संयोग करते हैं तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़की यानी XX, जबकि Y गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडाणु से संयोग करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़का यानी XY होता है। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी तो क्या होता है कि पिता की साइड से, माता की साइड से तो X गुणसूत्र आना ही आना है। अब पिता की साइड से कभी कभी X गुणसूत्र आ जाता है तो संतति में मादा देखने को मिलती है, और पिता की साइड से अगर Y गुणसूत्र आ जाता है तो संतति में आपको नर देखने को मिलता है। इस प्रकार आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मानव में लिंग निर्धारण है वो किस पर निर्भर करता है, नर पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है अथवा का कि प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, आरेख द्वारा समझाइए। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनक यानी लंबा बोना के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो एकल संकरण कहलाता है।
प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वह प्रभावी लक्षण होते हैं, जो लक्षण प्रकट नहीं होते वो अप्रभावी लक्षण के होते हैं। इस नियम को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। करना क्या है आपको, ये आरेख दे रखा है तो आरेख में देखो लंबे पौधे तो होते हैं टी कैपिटल टी, और बौने पौधे होते हैं स्मॉल टी यानी स्मॉल टी। अब इनका आप क्या कराओगे, संकरण कराओगे पहले तो आपको देखने को मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका आप कैपिटल टी स्मॉल टी आपकी प्रथम पीढ़ी है। अब प्रथम पीढ़ी का आप फिर क्या करा देते हो, स्वपरागण करा देते हो, स्वपरागण या स्वनिषेचन करा देते हो। तब आपको देखने को मिलेगा कि जो आपको लक्षण प्रारूप बन पाते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा होगा आपको, जो आपका लक्षण प्रारूप बन पाते हैं, देखो एक बार तो देखने को मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर मैं लक्षण प्रारूप अनुपात की बात करूँ तो 3:1 आता है। अब 3:1 आने का मतलब 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना, ठीक है। अगर जीन प्रारूप अनुपात की बात करें तो 1:2:1 आता है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि 1 पौधा तो आपका शुद्ध लंबा है, 2 पौधे अशुद्ध लंबे हैं और 1 पौधा शुद्ध बौना है। यानी जीन प्रारूप के अंदर शुद्ध अशुद्ध को देखा जाता है, जो कि जो आपके लक्षण प्रारूप होता है उसके अंदर शुद्ध और अशुद्ध को नहीं देखा जाता है। ये होता है आपका प्रभाविता का नियम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, समंजन क्षमता किसे कहते हैं और दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है। समंजन क्षमता की बात करें तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। और दूरदृष्टि दोष की बात करें तो इस दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगर बात करें उत्तल लेंस के, वो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए लेंस कौन सा उपयोग होता है, तो उसका आंसर आपका उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। इसी का अथवा वाला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं या स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो वर्ण विक्षेपण की बात करते हैं पहले तो, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की कोई किरण आपतित की जाती है तो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात यह किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो श्वेत प्रकाश की किरण के इस प्रकार 7 रंगों में विभक्तीकरण की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है उसी का आपका कि जो आपका आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो वायुमंडल में धूल तथा जल के असंख्य कण उपस्थित होते हैं जो नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, अतः आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो यही कारण है कि आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किन्हीं 2 कृत्रिम सूचकों के नाम लिखिए। और उसी का अगला प्रश्न है क्या होता है जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले तो आपको कृत्रिम सूचकों के नाम बताने हैं, उसके बाद बताना है कि क्या होगा जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करे। तो अगर कृत्रिम सूचकों की बात करते हैं तो आपके कृत्रिम सूचकों में उदाहरण है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। अब अगर बात करें कि धातु कार्बोनेट जल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, जल। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है NaCl + H2O + CO2। अगला प्रश्न है आपका धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, और उसका दूसरा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और 2 उपयोग। एक तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना है, बेकिंग सोडा रासायनिक नाम लिखना है तथा इसके 2 उपयोग लिखने हैं। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति की बात करें तो प्रकृति होती है धातुओं के ऑक्साइड की क्षारीय। अगर अम्लीय ऑक्साइड की बात करें तो प्रकृति, जो अधातुओं के ऑक्साइड की बात करें तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। अब हम बात करें बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तो NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके उपयोग की बात करें तो बेकिंग पाउडर बनाने में, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, एंटासिड के रूप में, अग्निशामक नियंत्रण में, पाव रोटी या केक बनाने में, ये इसके क्या है उपयोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, उत्सर्जन किसे कहते हैं और मूत्र निवाड़ी क्रियाविधि के 2 चरणों को समझाइए। यानी मूत्र निवाड़ी की क्रियाविधि के चरणों को समझाइए। तो उत्सर्जन की बात करें
तो वह प्रक्रम जिसमें नाइट्रोजन युक्त हानिकारक उपापचयी वर्ज्य यानी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। यानी ऐसा प्रकरण जिसमें नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है वह प्रकरण क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अब मूत्र निर्माण की क्रिया विधि की बात करें तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, वहाँ से अशुद्ध रुधिर वृक्क की धमनी द्वारा प्रत्येक वृक्क में पहुँचता है। यानी पहले यूरिया का निर्माण कहाँ होगा? यकृत में, वहाँ से अशुद्ध रुधिर जाएगा यानी CO2 मिला हुआ रुधिर कहाँ जाएगा? वृक्क में। अब अशुद्ध रुधिर लाने वाली धमनी अनेक अविवाही धमनिकाओं में विभाजित होकर बोमेन संपुट में केशिका गुच्छ को रक्त देती है। बोमेन संपुट होता है आपका कुछ इस तरीके का, यहाँ से अविवाही धमनियाँ आती हैं और रक्त देती हैं। ग्लोमेरुलस में रुधिर ले जाने वाली धमनियों को अविवाही धमनियाँ तथा बाहर ले जाने वाली धमनियों को अपवाही धमनियाँ कहते हैं। अविवाही धमनियों का व्यास अपवाही धमनियों से अधिक होने के कारण ग्लोमेरुलस में दाब बढ़ जाता है। रुधिर दाब के कारण अविवाही धमनियों के रुधिर से अतिसूक्ष्म निस्यंदन फिल्ट्रेशन द्वारा रुधिर से जल, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा कुछ लवण छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। अतिसूक्ष्म यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन सा है? अतिसूक्ष्म यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा रुधिर से जल, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल या कुछ लवण छनकर कहाँ जाते हैं? बोमन संपुट में आ जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर होता है पुनः अवशोषण। अब क्षणित में मूत्र के साथ साथ अतिरिक्त ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा अन्य उपयोगी लवण भी होते हैं। बोमेन संपुट से संपूर्ण द्रव वृक्क नलिकाओं से ग्रंथिल भाग में जाता है। यहाँ से ग्लूकोज, उपयोगी लवण एवं जल का कुछ भाग पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। और यहाँ पुनः अवशोषण में क्या किया जाता है कि कुछ तो ग्लूकोज, कुछ उपयोगी लवण एवं जल का कुछ भाग क्या कर लिया जाता है? अवशोषित। अब उसके बाद क्या होता है? श्रावण। उसके बाद क्या हो जाता है? श्रावण होता है। तो श्रावण की बात करें, अवशेष द्रव में केवल अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं जिन्हें मूत्र कहते हैं। यह मूत्र वृक्क नलिका से संग्रह वाहिनियों द्वारा मूत्र वाहिनियों में चला जाता है। संग्रह वाहिनियों द्वारा काम भेज दिया जाता है मूत्र वाहिनियों को। आवश्यकता पड़ने पर यह मूत्राशय की पेशियों के संकुचन से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता है आपका क्या? मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के चरण। अगला प्रश्न है आपका उसी के अथवा का कि दोहरा प्रसंचरण, दोहरा रक्त प्रसंचरण किसे कहते हैं और धमनी तथा स्राव में क्या अंतर होता है? तो दोहरा रक्त प्रसंचरण की बात करें सबसे पहले तो रक्त एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरता है। यानी रक्त एक चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है। पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने आलिंद में एकत्रित होकर दाहिने निलय से होते हुए फेफड़ों में जाता है तथा दूसरी बार हृदय के बाएं आलिंद में फेफड़ों से फुफ्फुस स्राव द्वारा एकत्रित शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है। इस प्रकार के रुधिर परिभ्रमण को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। यानी एक बार तो आपका कहाँ जाता है? समस्त रुधिर हृदय के दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाहिने लीले में, दाहिने लीले से होते हुए फिर बाएं आलिंद में, बाएं से बाएं लीले से सीधे आपके कहाँ पहुँच जाता है? फेफड़ों में पहुँच जाता है। धमनी और शिरा में अंतर की बात करें तो धमनी रुधिर को हृदय से अंगों में लाती हैं और शिरा क्या करते हैं? रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। दूसरा अंतर है फेफड़ों में जाने वाली फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त सभी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा की बात करें तो फुफ्फुस शिरा के अतिरिक्त सभी में कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है। धमनी की बात करें तो इनमें रक्तदाब उच्च होता है और शिरा की बात करें तो इनमें रक्तदाब कम होता है। अगला प्रश्न है आपका 22 का पहला प्रतिरोधकता किसे कहते हैं और दूसरा है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो परपथ का कुल प्रतिरोध तथा परपथ प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो प्रतिरोधकता क्या है? इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोधकता के मात्रक की बात करें तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। और दूसरा सवाल है कि 3 प्रतिरोध हैं, एक ओम का, दूसरा 2 ओम का, तीसरा 3 ओम का, 6 वोल्ट की मोटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो करना क्या? इनका कुल प्रतिरोध निकालना है और धारा निकालनी है। तो अगर प्रतिरोध की बात करें तो कुल प्रतिरोध क्या रह जाएगा आपका? तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना आ जाएगा? 6 ओम।
अब हमें धारा निकालनी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ओम का नियम। तो ओम का नियम होता है वी बराबर आई आर। आई निकालना है तो क्या बन जाएगा वी बट्टे आर। वी कितना है 6 और आर कितना है 6, धारा का मान कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। यानी परपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि ओम का नियम लिखिए। किसी विद्युत परपथ में 5 एम्पियर की विद्युत धारा कर प्रवाहित करने पर 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो परपथ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ओम के नियम की बात करते हैं तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ताप आदि स्थिर रहती हैं तो इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, जैसे V समानुपाती I। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल और ताप क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। तब V समानुपाती I और समानुपाती का निशान उठाते हैं तब कहता है V बराबर आई आर। आर क्या है, एक स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और दूसरा है ओम के नियम से अब सवाल करना है। देखो धारा का मान कितना है 5 एम्पियर, विभवांतर का मान कितना है 20 वोल्ट, निकालना क्या है प्रतिरोध। तो हम ओम का नियम लगाएंगे और ओम का नियम लगाने से हमारा क्या आ जाएगा, देखो V बराबर आई आर। हमें निकालना क्या है आर, निकाल दो। आर बराबर क्या बन जाएगा V बट्टे आई। और V कितना है 20 वोल्ट आई, और हमें आई कितना मिला, आई कितना है 5 एम्पियर। तो 20 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे 20 को, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 ओम। यानी परपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा 4 ओम। तो यहाँ पर यह आपका मॉडल पेपर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।